Hello friends, welcome back to my channel Study with Sonu, and I hope you all are doing great. Well friends, today again I came up with one more interesting, fascinating and nature related story, basically from Uttarakhand region, and today's story is Angry River. Friends, this story is written by our very favorite Indian author Ruskin Bond. So friends, let's start the story. But before starting the story, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, so that you all can get to have good stories to hear regularly. So friends, story start होती है। रस्किन बॉन्ड कहते हैं एक बड़ी सी नदी के बीचों बीच एक आइलैंड था और नदी पहाड़ों से शुरू होकर समुद्र में जाकर अपने अंत तक पहुंच जाती थी। नदी आइलैंड को हर तरफ से पानी से घेरे हुए थी। कभी कभी नदी का पानी आइलैंड के किनारों को छू लेता था और कभी पानी आइलैंड के ऊपर नहीं गया था। 20 साल पहले आइलैंड पर नदी द्वारा बाढ़ आई थी। तब यहाँ इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता था, पर पिछले 10 साल से यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बन गई थी। यह झोपड़ी की दीवार जो मिट्टी से बनी हुई थी, यह दीवार 3 तरफ से थी और एक तरफ से एक बड़ी चट्टान का सपोर्ट इस झोपड़ी को मिल रहा था। बकरियां यहाँ इस आइलैंड पर उगने वाली छोटी हरी घास और कांटे वाली झाड़ियों को खाया करती थीं। कुछ मुर्गियां भी इसी झोपड़ी के आसपास रहा करती थीं। वे मुर्गियां उन बकरियों का पीछा किया करती थीं और तरबूज और कई सब्जियों के टुकड़े खाया करती थीं। आइलैंड के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था और यह अकेला ही पेड़ था जो उस आइलैंड पर था। जब कभी इस आइलैंड पर बाढ़ आती तो पेड़ वहाँ मजबूती के साथ खड़ा रहता, जबकि सभी जगह पानी ही पानी भर जाया करता। यह पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना था। यहाँ इस आइलैंड पर कभी कोई छोटा पीपल का बीज हवा के सहारे आ गया होगा, लगभग 50 या 60 साल पहले, और इस बीज ने यहाँ 2 चट्टानों के बीच शरण ले ली थी और वहाँ छोटे से पौधे के रूप में अपनी जड़ें जमा ली थीं, और अब ये एक बड़ा छायादार पेड़ बन चुका है जिससे एक छोटी सी फैमिली को छाया मिलती है। भारतीय लोग पीपल के पेड़ से बहुत ही प्यार करते हैं, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में जब पीपल के पेड़ की हार्ट शेप की पत्तियां हवा के झोंकों से लहराती हैं और उस पेड़ के नीचे बैठे लोगों पर हवा करती हैं। यह पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र होता है। इसमें अच्छी और बुरी आत्माओं का वास होता है। कभी भी जम्हाई नहीं लेनी चाहिए जब कोई इसके नीचे बैठा हो, और इस बात से दादी माँ सीता को हमेशा ही समझाया करती थी और उसे वार्निंग भी दिया करती थी। और कभी जम्हाई आ भी गई तो मुंह पर अपने हाथ की उंगलियों से ढक लेना चाहिए, और अगर आप यह करना भूल गए तो अच्छी या बुरी आत्मा आपके शरीर में आपके गले के सहारे अंदर आ सकती हैं। तभी सीता ने पूछा, फिर क्या होगा? दादाजी ने कहा, हो क्या सकता है, पेट ही खराब हो जाएगा। दादाजी भूत और आत्माओं पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे। पीपल के पेड़ की पत्तियां बहुत ही सुंदर होती हैं। दादी को यह इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि वे इसके शेप को गॉड कृष्णा की बॉडी की तरह बताती थीं। कहती थी यह पत्तियां ऊपर से चौड़ी जैसे कृष्ण भगवान के कंधों जैसी हैं, फिर वे पतली हो जाती हैं जैसे कि उनकी कमर। दादाजी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। वे मछली पकड़ने का काम पिछले 10 साल से कर रहे थे और वे अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। पतली चांदी सी दिखने वाली चिल्वा मछली और बड़ी सुंदर महशीर कहाँ मिलेगी?
और यहाँ पे बड़ी मूंछों वाला सिंघाड़ा भी है, जो कि और कहीं नहीं मिल सकता था। दादाजी जानते थे कि कहाँ पर नदी गहरी है और कहाँ पर उथली है, और वे जानते थे कि कौन सा चारा इस्तेमाल करना है मछलियों के लिए, किस मछली को कीड़े पसंद हैं और किस मछली को चना पसंद है। यह सब जानकारी उन्होंने अपने बेटे को मछली पकड़ने के लिए सिखाई थी। लेकिन उनके बेटे का काम 100 मील दूर एक शहर की फैक्ट्री में था। बेटे की एक ही लड़की थी, जो कि सीता थी, और उनके कोई भी बेटा नहीं था। सीता वह सब कुछ कर सकती थी जो कोई एक लड़का कर सकता था। उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। उसकी दादी ने ही उसकी परवरिश की थी। जो कुछ वह सिखा सकती थी उसने वह लड़की को सब कुछ सिखा दिया, और कभी कभी सीता सीखे हुए काम से कई गुना अच्छा काम करती थी। पर सीता के दादी दादा दोनों ही पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने सीता को भी पढ़ाई नहीं करवाई। नदी की दूसरी तरफ एक गांव था जहां एक स्कूल था, लेकिन सीता ने उसे कभी नहीं देखा था, और इस आइलैंड पर करने के लिए बहुत कुछ था। जब दादाजी अपना जाल ठीक कर रहे थे, तभी सीता झोपड़ी के अंदर अपनी दादी का माथा दबा रही थी, जो बुखार से तप रही थी। दादी 3 दिन से बीमार थी और खाना नहीं खा पा रही थी। वह पहले भी बीमार रहती थी, लेकिन इतनी बुरी हालत में वह कभी नहीं थी। दादाजी उनके लिए पास के शहर से कुछ मीठे संतरे लाए थे, और वह संतरे के रस को चूसती थी और कुछ भी नहीं खा पाती थी। दादी दादाजी से उम्र में छोटी थी, लेकिन बीमार होने के कारण वह काफी बड़ी दिखती थी। वह कभी भी बहुत मजबूत नहीं थी। जब सीता ने देखा कि दादी सो गई हैं, वह दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई और बाहर खड़ी हो गई। आसमान में मानसूनी बादलों से अंधेरा छा गया। पूरी रात बारिश हुई थी और कुछ घंटों में फिर से बारिश होगी। मानसून की बारिश जून में जल्दी ही आ गई थी, और अभी तो जुलाई महीने का आधा समय ही बीता था कि नदी उफान पर थी। इसकी आवाज इतनी तेज थी जो सामान्य से अधिक पास और खतरनाक लग रही थी। सीता अपने दादा के पास गई और पीपल के पेड़ के नीचे उनके पास जाकर बैठ गई। दादाजी ने सीता से कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना दूंगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी दादी माँ सो रही हैं? उसने कहा, हाँ दादी सो रही हैं, लेकिन वो बहुत ही जल्द जग जाएंगी क्योंकि उन्हें को गहरा दर्द हो रहा है। दादाजी ने नदी के पार जंगल के गहरे रंग भूरे आकाश को घूरते हुए कहा, कल अगर वह बेहतर नहीं हुई तो मैं तुम्हारी दादी को शाहगंज के अस्पताल ले जाऊंगा। वहां उन्हें पता चलेगा कि वो कैसे ठीक होंगी, और हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए तुमको यहाँ अकेले ही रहना पड़े। सीता, पर तुम तो पहले भी अकेले रह चुकी हो ना? सीता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, क्योंकि पहले भी बरसात के दौरान वह अकेली रह चुकी थी। अब वह चाहती थी कि दादी ठीक हो जाएं, और वह जानती थी कि धारा इतनी तेज होने पर छोटी सी नाव को नदी के पार ले जाने का हुनर केवल दादाजी के ही पास था। उनकी कुछ संपत्तियों की देखभाल के लिए किसी न किसी को तो पीछे रहना ही था। सीता को अकेले होने का डर नहीं था, लेकिन उसे नदी का ये रूप पसंद नहीं था। उस सुबह जब वह पानी लाने के लिए नीचे गई तो उसने देखा कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वे चट्टानें, जिन पर आमतौर पर कई जलीय पक्षियों की बीट बिखरी रहती थी, अचानक कहीं गायब हो गई थी। शाम होते ही मुर्गियों को झोपड़ी में ले आना और अंदर झोपड़ी में ही रहना। तब सीता पूछती है, अगर झोपड़ी में पानी आ गया तो मैं क्या करूँगी? दादाजी कहते हैं, फिर पीपल के पेड़ पर चली जाना।
और पीपल का पेड़ बहुत मजबूत होता है, यह गिरेगा नहीं और पानी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। सीता कहती है कि दादाजी इन बकरियों का क्या होगा? दादाजी ने कहा, मैं बकरियों को अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारी दादी के लिए अच्छे भोजन और दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए मुझे इन्हें बेचना पड़ सकता है। जहाँ तक मुर्गियों की बात है, अगर वह जरूरत पड़े तो उनको छत पर रख देना। दादाजी सीता को ज्यादा चिंता मत करो, ऐसा कहते हैं। और उसने सीता के सिर पर थपथपाया और कहने लगे, पानी इतना अधिक नहीं बढ़ेगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। याद रखना जो कुछ भी मैंने समझाया है तुम्हें। सीता कहती है कि अगर नदी का पानी बढ़ गया तो मैं क्या करूंगी? वे कहते हैं कि ऊंची जगह पर चले जाना और पूछती है कि क्या दादी वापस नहीं आएंगी? वे कहते हैं, हाँ बिल्कुल आएंगी। डॉक्टर उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में रख सकते हैं। शाम होते होते फिर से बारिश होने लगी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें नदी की सतह को नुकसान पहुंचा रही थीं, लेकिन वह गर्म बारिश थी और सीता उसमें घूम सकती थी। उसे भीगने का डर नहीं था, बल्कि उसे यह सब पसंद था। पिछले महीने में जब मानसून की पहली फुहार थी, पेड़ की धूल भरी पत्तियों को धोकर और मिट्टी की अच्छी महक लेकर आई थी, तो वह उसमें बहुत ही मगन हो गई थी। खुशी से चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगी थी। अब उसे इसकी आदत हो गई थी और वह बारिश से थोड़ा थक भी गई थी, लेकिन भीगने से उसे कोई परेशानी नहीं थी। घर के अंदर भाप थी और उसकी पतली ड्रेस रसोई की आग की गर्मी में जल्दी ही सूख गई। सीता के काले काले बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे थे। उसकी सांवली सी पतली बाहें थीं, आंखों पर चोट का निशान और उसकी जांघ पर भी चोट का निशान था। जब वह छोटी थी तब वह अपनी माँ के साथ अपनी माँ के गांव गई थी, तो उस समय एक हाइना उनके घर पर घुस आया था जहाँ वो सो रही थी। उसके पैर से वह चिपक गया और उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन सीता की चीख से गांव वाले जग गए और हाइना भाग गया। इस समय बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और वह यहाँ वहाँ घूम रही थी। मुर्गियों को झोपड़ी के पीछे एक सुरक्षित जगह पर वह ले गई। एक नॉन डेंजरस ब्राउन सा स्नेक अपने बिल से बाहर निकलकर खुले मैदान में घूमने लगा। सीता ने एक छड़ी से उस सांप को उठाकर चट्टानों के बीच गिरा दिया। उसका सांप से कोई झगड़ा नहीं था। सांप ने चूहों और मेंढकों को पकड़ रखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि चूहे सबसे पहले इस आइलैंड पर कैसे आए, शायद किसी नाव में या अनाज की बोरी में। अब उनकी संख्या कम रखना भी तो एक काम था। सीता नंगे पैर ही चलने के लिए आदी हो चुकी थी और वह आराम से फिसलन भरी या नुकीली हर तरह की चट्टानों पर आराम से चल सकती थी। हालांकि वह शारीरिक रूप से बहुत ही दुबली पतली थी। सीता को अब भूख लग रही थी और वह घर के अंदर गई। उसने कुछ सूखे मटर खाए और थोड़ा बकरी का दूध गरमा दिया। एक बार दादी उठी और पानी मांगने लगी और दादाजी ने पीतल का ग्लास उनके होठों पर लगा दिया और पूरी रात बारिश होती रही। रात में छत से पानी टपकता रहा और फर्श पर एक छोटा सा गड्ढा बना दिया। उन्होंने केरोसिन के तेल का दिया जलाए रखा। उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी तरह अपने आप को सेफ फील करवाने के लिए उन्होंने रोशनी की थी। नदी की आवाज लगातार जोरों से बढ़ती ही जा रही थी। उस रात वहां करहाने जैसी कुछ आवाजें भी आ रही थी। ऊंचे पेड़ों की चोटियों में हवा की तरह और एक तेज फुफकार जैसे कि पानी चट्टानों के चारों ओर बह गया हो और कंकड़ भी बहा ले गया हो। एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज भी रात को आने लगी, जैसे कहीं लैंडस्लाइड हो रही हो। इसी वजह से पूरी रात सीता सो नहीं पाई।
और पास कपड़े के टुकड़ों से बनी गुड़िया थी जो दादी माँ की मदद से उसने बनाई थी। वह रात भर इसे अपने पास ही रखती थी। जब रातें लंबी होती थी और सीता को नींद नहीं आती थी तो वह गुड़िया से ही बात किया करती थी। सीता के दादा दादी उससे हमेशा बात किया करते थे और जब दादी ठीक थी तब वह कहानी उनको सुनाने वाली थी, पर वह कहानी में हमेशा रहस्य रखना पसंद करती थी। हालांकि उसके जीवन में कोई विशेष रहस्य या सीक्रेट नहीं थे, फिर भी उसने कुछ रहस्य बना करके रखे थे क्योंकि उसे ऐसा करना बहुत ही अच्छा लगता था। और अगर आपके पास भी कोई रहस्य या सीक्रेट है तो उन्हें साझा करने के लिए आपके पास भी एक दोस्त होना चाहिए जो आपकी बातें समझ सके और उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। क्योंकि इस आइलैंड पर कोई दूसरा और बच्चा नहीं था तो सीता ने अपने सारे सीक्रेट्स अपनी गुड़िया से ही साझा किए थे। दादी माँ की थकी हुई सांसें लगभग नदी की आवाज की तरह लगातार चल रही थी। सीता ने तभी ममता से अपनी निजी बातचीत शुरू कर दी और वह कुछ अंधेरे में फुसफुसाने लगी और सीता से कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है कि दादी फिर से ठीक हो जाएंगी? ममता हमेशा सीता के प्रश्नों का उत्तर देती थी, भले ही उत्तर केवल सीता ही सुन सकती थी। ममता ने कहा, दादी बहुत बूढ़ी है ना? सीता ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि नदी का पानी झोपड़ी तक पहुंच जाएगा? ममता ने कहा, हाँ, अगर इसी तरीके से लगातार बारिश होती रही तो। सीता फिर पूछती है, मुझे इस नदी से अब बहुत डर लग रहा है। ममता ने कहा, डरो मत, यह नदी यहाँ पर हमेशा से ही थी, उसने लोगों का हमेशा ही कल्याण किया है। सीता कहती है, अगर पानी झोपड़ी में आ गया तो हम क्या करेंगे? ममता कहती है, हम छत पर चढ़ जाएंगे और अगर फिर भी कुछ ना बना तो हम पीपल के पेड़ पर चढ़ जाएंगे। नदी कभी पीपल के पेड़ के ऊपर से नहीं बही और जैसे ही छोटे रोशनदान से पहली रोशनी दिखी, सीता उठकर बाहर चली गई। तेज बारिश नहीं हो रही थी, बस थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी जो कई दिनों तक जारी रहने वाली थी और शायद इसका मतलब यह भी था कि पहाड़ों पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सीता नदी के पानी के किनारे तक चली गई। उसे अपनी पसंद वाली चट्टान नहीं मिली जिस पर वह अक्सर पानी में पैर लटका कर बैठती थी, लेकिन नदी इसके ऊपर से गुजर चुकी थी। वह रेत पर खड़ी हुई थी और उसने अपने पैरों के नीचे से पानी रिसता और उबलता हुआ फील किया। अब नदी का पानी हरा और नीले रंग का नहीं रह गया था, अब वह मैले रंग का हो गया था। वह वापस झोपड़ी में चली गई। दादाजी भी अब उठ चुके थे। उन्होंने अपनी नाव तैयार की। सीता ने बकरी का दूध निकाला। शायद यह आखिरी बार था जब सीता बकरी से दूध निकाल रही थी। सूरज भी आसमान में उगने वाला था कि दादाजी ने नाव को नदी के किनारे खड़ा किया। दादी माथा टेककर नाव में लेट गई। दादी सीता को ध्यान से देखती ही जा रही थी, लेकिन वे उससे कुछ कह नहीं पा रही थी। उन्होंने सीता को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया। सीता ने भी झुककर अपनी दादी के पैर छू लिए और फिर दादी की नाव को धक्का दे दिया। छोटी नाव में 2 बुजुर्ग और 3 बकरियां थी। धारा इतनी तेज थी कि सीता को फील हुआ कि नाव को सूखी जमीन पर पहुंचने से पहले नाव नदी की धारा के साथ दूर तक चली जाएगी। इतनी दूर कि वह नाव इतनी बड़ी और चौड़ी नदी पर एक बिंदु के समान लगने लगी थी और अब सीता बिल्कुल अकेली रह गई थी। अभी हवा और छोटी बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वहां पानी आइलैंड के पार तेजी से बह रहा था और दूर का किनारा था। सीता अपने कामों में व्यस्त हो गई। अब उसे मुर्गियों को खाना भी खिलाना था। उसे भोजन के अलावा किसी और चीज की चिंता नहीं थी। सीता ने मुट्ठी भर मोटा अनाज, आलू के कुछ छिलके, मूंगफली के छिलके मुर्गियों के लिए फेंक दिए और फिर उसने झाड़ू से झोपड़ी साफ की, कोयले की भट्टी जलाई, थोड़ा दूध गर्मा दिया और सोचा कि कल तो दूध भी नहीं रहेगा। वह प्याज छीलने लगी। जल्दी उसकी आंखें चौंधी आने लगी। कुछ क्षण तक वह रुककर और शांत कमरे में चारों ओर देखने लगी। फिर उसे फील हुआ कि वह
तो अकेली ही थी। दादाजी का हुक्का पाइप एक कोने में रखा हुआ था। वह एक खूबसूरत पुराना हुक्का था जो सीता के परदादाजी का था। यही उनकी सबसे मूल्यवान धरोहर थी। दादी की मजबूत शीशम की लकड़ी भी वहीं कोने पर पड़ी हुई थी। सीता ममता को खोजने लगी। वह उसे चारपाई के नीचे मिली और उसे सामने रखकर वह उससे बातें करने लगी। तभी अचानक बादलों की आवाज बहुत जोर से हुई। तभी सीता ने कहा कि पर्वतों के देवता हमसे नाराज हैं क्या? ममता ने उत्तर दिया, वो भला क्यों हमसे नाराज होंगे? उनके पास कोई वजह होनी चाहिए नाराजगी के लिए। सीता कहती है, वो तो गुस्से में है, वो सभी चीज से और हमसे भी नाराज हैं। हम यहाँ बीच में फंसे हुए हैं। हम बहुत छोटे भी हैं। क्या तुम्हें लगता है ममता कि वे हमें यहाँ देख पाते होंगे? ममता कहती है कि कौन जाने भगवान क्या चाहते हैं। और सीता कहती है, मैंने तुमको बनाया है और मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। ममता कहती है कि क्या तुम मुझे बचाओगी अगर पानी यहाँ तक पहुँच गया तो? सीता कहती है, हाँ बिल्कुल बचाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सीता अब इस समय तक ज्यादा देर तक घर के अंदर रह ना सकी। वह बाहर आ गई, ममता को साथ लेकर के आई और नदी को देखने लगी। उस पार जहाँ सेफ लैंड थी, नदी के किनारे पे जहाँ कुछ लोग जानवरों को चरा रहे थे। नदी इस समय तक और चौड़ी हो गई थी और किनारों के ऊपर से उसका पानी बह रहा था। हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ था। खेतों में भी पानी भर चुका था, जिसके कारण किसान अनाज के गट्ठों को अपने घर ले जा रहे थे। वह सोचने लगी कि दादा दादी का क्या होगा अगर वे किनारे तक नहीं पहुंचेंगे तो। दादा को तब एक बैलगाड़ी का अरेंजमेंट कर ही लेना चाहिए ताकि वे दादी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जा सकें, जो कि 5 या 6 मील दूर होगा, जहां मार्केट है, जहां जेल है, सिनेमा हॉल है और हॉस्पिटल भी है। वह सोचने लगी तब क्या होगा अगर वह दादी को फिर कभी न देख पाए। सीता ने अपनी दादी की सेवा बहुत अच्छे से की थी। सीता कुछ अच्छे नज़ारे देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गई। वह कई बार पेड़ पर चढ़ चुकी थी और ऊंची शाखाओं तक पहुंचने में वह अब कुछ सेकंड का ही समय लगा सकती थी। उसने बारिश से बचने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रखा और ऊपर की ओर देखने लगी। हर तरफ पानी ही पानी था। आसपास की पूरी जमीन गायब होकर विशाल नदी में बदल चुकी थी। यहाँ तक कि किनारे के जंगल के पेड़ भी ऐसे दिखते थे मानो वह सब पानी में उग आए हों, मैनग्रोव्स की तरह। आसमान नमी से भरे हुए बादलों से पूरा घिरा हुआ था। पहाड़ों से गड़गड़ाहट की आवाज लगातार आ रही थी। नदी का पानी उफनाता सा नजर आ रहा था। ऊपर के बसे हुए गांव में भी पानी भर चुका था। सीता के सबसे बुरे डर की बात तब हुई जब थोड़ी ही देर बाद एक लकड़ी का तख्त, छोटे पेड़ और झाड़ियां, फिर एक लकड़ी का बना हुआ बेड आइलैंड पर तैरते हुए उसे दिखे। तभी वह सोचने लगी कि नदी को उसकी छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और जैसे ही वह पेड़ से नीचे उतरी तो तभी तेज बारिश होने लगी। वह अपने सामने मुर्गियों को भगाते हुए अंदर की ओर ले गई। मुर्गियां झोपड़ी के अंदर उड़ गईं और दादी की खाट के नीचे छिप गईं। सीता ने सोचा अब उन सबको एक साथ रखना ही सही होगा और मुर्गियों को साथ रखकर उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। सीता के पास 3 मुर्गियां और 1 मुर्गा था। नदी ने उन्हें परेशान नहीं किया। उन्हें तो सिर्फ अपने दाने की ही चिंता थी और किसी बात की नहीं। अब सीता को आइलैंड बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। आइलैंड की बहुत सी जमीन पानी में डूब गई थी। उसे पता था कि आइलैंड के बीचों बीच पथरीली चट्टानें हैं, बहुत सी जो पानी से डूब सकती हैं पर बहेंगी नहीं। तभी उसने देखा कि कोई चीज धारा के साथ नीचे तैर रही थी, कुछ बड़ी और फूली सी। तभी वह उस वस्तु के नजदीक
आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह पास आई, उसने देखा कि एक भैंस थी जो नदी के तेज प्रवाह में बह रही थी। तभी उसने अपनी गुड़िया ममता को साथ लिया और बारिश रुकने और नदी के पानी को कम करने के लिए भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसने अपनी दादी और दादाजी की सेफ्टी के लिए भी प्रार्थना की। उसको अपने लिए कुछ भोजन भी बनाना था, जिसके लिए उसने कुछ प्याज काटे, उन्हें भून लिया और फिर हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मिलाया और अच्छे से हिलाया जब तक सब कुछ चटकने न लगे। फिर उसने 1 गिलास पानी, थोड़ा नमक और 1 कप धुली हुई दाल मिलाई। उसे ढककर पकने को छोड़ दिया और 10 से 12 मिनट के बाद खाना तैयार होना ही था। तभी उसने बाहर देखा, पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। तभी सीता ने एक योजना बनाई और अपनी माँ के बक्से को खाली करने लगी। उसमें ठंड के मौसम में उपयोग में आने वाली रुई रखी थी और उसमें और कुछ नहीं था, बस केवल रुई थी और वह घर की सबसे जरूरी चीजें उसमें भरने लगी और बक्से को बहुत भारी बनाना चाहती थी कि वह बक्सा नदी के बहाव में न बह जाए। उसने खाना पकाने के लिए सारे मसाले और अनाज दाल सब उसी बक्से में अच्छे से भर दिए, ताकि जब वह पेड़ पर चढ़कर वापस नीचे झोपड़ी में आए तो उसके पास खाने को कुछ न कुछ तो हो। दादा दादी के कपड़े भी उसने उसी बक्से में भर दिए। उसने बक्से का ताला लगाया और चाबी अच्छे से रख दी और दाल पक गई। और उसने सोचा कि शायद दाल पक गई होगी, इसलिए वह चूल्हे के पास गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह तो पानी से भरे फर्श पर चल रही है और वह डर से एक समय के लिए चुपचाप ही खड़ी हो गई। और अब उसे बहुत डर लग रहा था और अब उसे इस समय खाने पीने का होश भी नहीं था। सारे कमरों के अंदर पानी ही पानी भर गया था और अब वह बाहर निकलकर जहाँ उसके घुटनों तक पानी का लेवल हो चुका था, वह पीपल के पास गई और पेड़ पर चढ़ गई। झोपड़ी के आसपास सब जगह पानी ही पानी था और अब आइलैंड की ऊंचाई वाली जगह ही थी जहाँ चट्टानों थोड़ी सी दिख रही थी। झोपड़ी भी चट्टान पर बनाई गई थी जो एक पहाड़ी जैसी दिखती थी। मुर्गियों ने झोपड़ी नहीं छोड़ी, शायद वे सब चारपाई पर बैठ गई हों। सीता ने ऐसा समय पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसने सुना था। ऊपर के बसे हुए गांवों के सारे जानवर नदी के बहाव में बहते हुए उसे नजर आ रहे थे। सो फ्रेंड्स, स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहीं एंड होता है एंड आई होप कि आपको स्टोरी का यह पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आगे स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी को आगे सुनने के लिए आप मेरा दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट स्टोरी का देखना ना भूलें। And if you find it nice to hear this story, do subscribe, share and like my video. And thanks for watching my video. Namaskar.